Hello friends, today I have to discuss about the second stanza of the poem of Thomas Gray, An Elegy Written in Countryside Chart। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एन एलजी रिटेन इन कंट्रीसाइड चार्ट के प्रथम स्टेंजा पर चर्चा किया था, उसकी मीनिंग, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया था। तो उसी के संदर्भ में आज मैं आपको सेकंड स्टेंजा के बारे में, मतलब एक एक स्टेंजा करके मैं आपको सारे स्टेंजा का अर्थ एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो ये कहानी है, आप जैसा जानते हैं कि एक शोक गीत है जो कि थॉमस ग्रे द्वारा लिखी गई कविता, जिसमें कवि जो है एक कब्रिस्तान पर संध्या की बेला पर बैठा हुआ है, अर्थात शाम की प्रहर में, शाम की बेला है। कवि जो है गांव के कब्रिस्तान पर बैठा हुआ है। वहाँ वह उस दृष्टांत को देख करके उसमें गाड़े गए, दफनाए गए लोगों के बारे में चर्चा करते हुए दूसरे स्टेंजा में वो क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नाउ फेट्स ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड, नाउ फेट्स ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड, and all the air a solemn stillness holds, save where the beetle fills its drowning flight, and drowsy tinkling lull the distant fold। अब यहाँ पर हम आपको पहले थोड़ा सा आपको हिंदी में व्याख्या हम बता देते हैं ताकि आपको अर्थ समझ में आ जाए। इसके बाद मैं एक एक पंक्तियों का जो है अर्थ और एक्सप्लेनेशन अलग से बताता हूँ। कवि ये कहता है, जहाँ पर वह बैठा हुआ है उसके विषय में, उसके एटमॉस्फेयर के दृष्टांत का वर्णन कर रहा है कि अभी तक उसको जो चीज़ें दृष्टिगत हो रही थी, क्योंकि समय जो है शाम का समय है, रात हो रही है, रात का टाइम हो गया है, अभी उसको जो चीज़ें दृष्टिगत हो रही थी, अब वे सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें, सारा एटमॉस्फेयर अंधेरे के माहौल में डूबता जा रहा है। अर्थात वे वस्तुएं जो अभी तक वो देख रहा था, वे वस्तुएं जो उसको दृष्टिगत हो रही थी, वे अब धीरे धीरे क्या हो रही हैं, वे धीरे धीरे अंधेरे के मतलब माहौल में डूबती जा रही हैं, मतलब धुंधला होता जा रहा है। मतलब वायु जो है, जो हवा है, वो प्रवाहित भी नहीं हो रही है, हवा जो है प्रवाहित नहीं हो रही है, और चारों ओर शांति का माहौल होता चला जा रहा है। इस प्रकार से मतलब जो वस्तुएं कवि को दिखाई पड़ रही थी, वे वस्तुएं अब इस समय नहीं दिखाई पड़ रही हैं। वायु जो है शांत है, शांति का माहौल है। वायु जो है चल नहीं रही है, प्रभावित नहीं हो रही है, शांति का हर जगह माहौल है। संध्या की इस बेला में, मतलब कि रात और शाम की जो बेला है, बीच की जो बेला है, उस समय केवल और केवल कवि को एक कीट पतंगा, जिसको गुबरैल कहा जाता है, बीटल इज ओनली राउंड, मतलब जो गुबरैला नाम का एक कीट पतंगा है, उसके भिनभिनाहट मतलब उस जो हमिंग कर रहा है, वो जो चक्कर काट रहा है, थोड़ा सा कहीं पर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होगा, वहाँ पर चक्कर काट रहा है, उसकी आवाज़, और जो पशु चरागाह से निकल करके मतलब अपने स्वामी के साथ जो पशु जा रहे हैं, उनके घंटियों की आवाज़ जो है सुनाई पड़ रही है। केवल और केवल इतना ही वहाँ पर मतलब माहौल है, वहाँ पर इतने ही चीज़ों की आवाज़ आ रही है। और कवि जो है उसका वर्णन करते हुए ये कहता है कि चूँकि ये इन सब चीज़ों से डिस्टर्ब तो हो रहा है, माहौल डिस्टर्ब हो रहा है, इसमें क्या कहते हैं कि जो ध्वनियाँ हैं वो आकर के कवि के कानों तक पहुँचती हैं और वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। लेकिन एक बात और उसमें जोड़ता है कि ये जो ध्वनियाँ हैं, गुबरैल के भिनभिनाहट की आवाज़, पशुओं के गले में बधी हुई घंटी की दूर से आने की आवाज़, इन सब चीज़ों से चूँकि दूर से आ रही हैं, नज़दीक नहीं है, इनकी ध्वनियाँ उनकी कानों तक नज़दीकी से नहीं पहुँच रही है, इसलिए इससे बहुत अच्छा निद्रा का आभास होता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर और किसी प्रकार का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो डिस्टर्ब हो रहा है, केवल इतने दो चीज़ें हैं,
कीट पतंग, गुबरैला नाम का एक कीट पतंगा है या कीट पतंगा है जिसकी भिनभिनाहट की आवाज़, पशुओं के गले की घंटियों की दूर से आने वाली आवाज़ से यह आभास होता है, मतलब कि ध्वनियों से सुकून और अच्छे निद्रा का आभास होता है। सुकून और अच्छे निद्रा का कवि को जो है थोड़ा सा स्पर्श होता है, मतलब टच होता है, आभास फीलिंग होती है। तो अब आइए हम आपको इन सब चीज़ों की, इन पंक्तियों की, आपको एक एक पंक्ति करके मैं उसकी मीनिंग, मैंने थोड़ा सा इजी मीनिंग में, मतलब सरल शब्दों में मैंने जो है उसका अर्थ लिखा है, मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, नाउ फेड्स ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड, मतलब कि जो आवाज़, मतलब कि जो वहाँ पर वातावरण था, मतलब जो वातावरण जहाँ पर कवि बैठा हुआ है कब्रिस्तान के नज़दीक, कब्रिस्तान के पास, नाउ फेड्स ग्लिमरिंग, वो कह रहा है कि वो जो समय, जो मतलब वो जो एटमॉस्फियर, जो माहौल, जो चीज़ें उसको अब दिखाई पड़ रही थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, लैंडस्केप ऑन द साइड, मतलब उस जगह के जो परिदृश्य थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, मतलब कि धुंधले होते जा रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ऐसा होता जा रहा है। So I mean to say that the landscape which are visible to the poet from a distance is now covered with darkness. There is very simple meaning of this line, of this short line. मतलब इन पंक्तियों का बहुत सरल सा अर्थ है, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। द लैंडस्केप मतलब माहौल, वो वातावरण, which are visible, जो अभी दिखाई पड़ रहा था, the poet, where the poet is sitting, the atmosphere is very lightful, मतलब कि जहाँ पर वो कवि था, अभी शाम जब नहीं हुई थी तो वहाँ पर वो थोड़ा सा प्रकाश था, मतलब कि लाइटफुल था, मतलब प्रकाश दिखाई पड़ रहा था, प्रकाश से थोड़े से जो वहाँ वस्तुएं थी वो थोड़ा सा उसको दिखाई पड़ रही थी। टू द पोएट फार ए डिस्टेंस, मतलब दूर से कुछ वस्तुएं जो थी वो दिखाई पड़ रही थी। नाउ इट इज़ नाउ कवर्ड विथ डार्कनेस, अब ये वस्तुएं क्या हो रही हैं, वो क्या हो रही है, एंड ऑल द एयर इज सोलोमन स्टिल, जब वो हवा का, मतलब वहाँ पर जब हवाएं चलना बंद हो जाती हैं, वहाँ का माहौल जब बिल्कुल शांत हो जाता है, तो क्या हो जाता है, मतलब कि वो धीरे धीरे प्रकाश जो था, सूर्य का प्रकाश था, शाम के प्रहर में जो थोड़ा सा कुछ वस्तुएं दृष्टिगत हो रही थी, वे अब धीरे धीरे धुंधली होती जा रही हैं। मीन्स the poet means to say that the things which are visible there, these things are not visible now. When the poet is sitting there and the night is about to arrive, मतलब कि जो रात है वो आने वाली है, then the things which are visible, these are not visible. These are not being visible, मतलब वो अब धीरे धीरे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, था जो वस्तुएं उसको दिखाई पड़ती थी वो ओझल होती जा रहे हैं उसकी आंखों से। द विंड हैज स्टॉप ब्लोइंग, ये कहते हैं, कभी कहता है क्या, एंड ऑल द एयर इज सोलोमन स्टिलनेस होल्ड्स, मतलब कि ये कहा जाता है कि जो वहाँ पर वस्तुएं थी, मतलब वे क्या, एयर है सोलोमन स्टिलनेस, मतलब ये हवाएं थी उसमें स्टिलनेस, मतलब सोलोमन में शांत होती जा रही हैं, अर्थात हवा चलना बंद हो गई। द विंड हैज स्टॉप ब्लोइंग, मतलब हवा चलना बंद हो जाती है। ऑल अराउंड देयर इज ए डीप साइलेंस, मतलब कि चारों तरफ जहाँ से थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही थी वो क्या हो जाती हैं, ऑल अराउंड देयर इज ए डीप साइलेंस, वहाँ पर एक गहरी साइलेंस, मतलब शांति, मतलब ऐसी शांति जिसमें किसी भी शब्दों की कोई गुनगुनाहट, किसी भी शब्दों को कोई भिनभिनाहट नहीं होती है, अर्थात किसी भी शब्दों के आने की आवाज़, किसी भी लोगों के रहने की आहट, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। द प्रोफाउंड काम ऑफ द इवनिंग इज ब्रोकन बाई ए बिटल, अब मतलब कि शाम की संध्या के प्रहर, जो शाम की संध्या का प्रहर है जिसमें शांति ही शांति है, उस शांति को थोड़ा सा भंग करने वाला एक मतलब जीव है, वो क्या है, बाई ए बिटल विच इज फ्लाइंग राउंड एंड मेकिंग ए बजिंग साउंड, मतलब वो इस प्रकार का एक कीट पतंगा है जो शाम की बेला, मतलब वो शाम के प्रहर की जो बेला है उसमें थोड़ा मतलब अवरुद्ध उत्पन्न कर रहा है, और कोई तो नहीं है, और कोई का मतलब कि देयर इज नो एनीबॉडी विच इज
देयर इज नो एनीबॉडी हु इज स्टैंडिंग देयर, हु इज मेकिंग ए नॉइज देयर, मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं जो वहाँ पर खड़ा है, शोर मचा रहा है, या देयर इज नो एनी काइंड ऑफ नॉइजी एटमॉस्फेयर, मतलब वहाँ पर किसी प्रकार का अशांति वाला वातावरण नहीं है। एक अशांति वाला वातावरण वहाँ पर पाया जाता है। क्या? द प्रोफाउंड काम ऑफ द इवनिंग इज ब्रोकन बाई ए बीटल, मतलब एक कीट पतंगा गुबड़ेला द्वारा उस शाम की शांति प्रिय, मतलब शांति वाले वातावरण में थोड़ा सा अवरुद्ध उत्पन्न कर रहा है। वो कैसे अवरुद्ध उत्पन्न कर रहा है, कवि ने उसको यहाँ पर दृष्टिगत किया है। फिच इज फ्लाइंग अराउंड एंड मेकिंग ए वजन साउंड, मतलब वहाँ पर वो जो थोड़ा सा प्रकाश है, मतलब हो सकता है कहीं बुर्ज से या कहीं बिल्डिंग से थोड़ा सा कोई प्रकाश आ रहा था, उस प्रकाश के अगल बगल मतलब वो चारों तरफ राउंड लगा रहा है। जो बीटल है, जो कीट पतंगा है, गुबड़ैला है, वो राउंड लगा करके उसमें ध्वनि पैदा कर रहा है और उस ध्वनि से थोड़ा सा उस माहौल में अवरुद्ध उत्पन्न हो रहा है। इट इज डिस्टर्ब ऑल्सो बाई द साउंड द नेक्स्ट ऑफ, और एक चीज़ें और थोड़ा सा ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं, मतलब उस माहौल में प्रतिरोध पैदा कर रही हैं। वो दूसरा है, क्या है? जैसा कि हाँ आपको बताया गया, सेव हेयर द बिटल नीड्स इज राउंडिंग फ्लाइन एंड ड्राउसी टिंकलिंग लल द डिस्टेंट होल्ड, मतलब दूर से आने वाली पशुओं के गले में घंटी की आवाज़ थोड़ा सा माहौल में मतलब उस शांति वाले माहौल में अवरुद्ध उत्पन्न कर रही है। द साउंड कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस इनक्लोजर हैव ए सूदिंग इफेक्ट एंड कैन लीड ए मैन टू द स्टेट ऑफ स्लीपनेस। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट which are given by the poet। वो कहता है कि दूर से आने वाली ध्वनियाँ, गुबड़ैले की आवाज़, गले में घंटी की आवाज़, पशुओं के गले में घंटी की जो आवाज़ आ रही है वो चूँकि दूर से आ रही है, इसलिए दूर से आने वाली उस आवाज़ में, उस ध्वनियों में सुकून एवं निद्रा का आभास उत्पन्न हो रहा। मतलब कि इन आवाज़ों से व्यक्ति के अंदर, कवि के अंदर किसी प्रकार के प्रतिध्वनि तो नहीं हो रही है, बल्कि उसके अंदर मतलब बहुत अच्छे ढंग से निद्रा का आभास हो रहा है। मतलब ये उतना डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, ये उतना मतलब नॉइज नहीं कर रही हैं जितना कि कवि को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, बल्कि कवि को क्या हो रहा है, वहाँ पर कवि के जो वहाँ पर उपस्थित है कवि, उसको निद्रा आने का आभास हो रहा है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेकेंड पैसेज। So I am about to discuss the third passage of the poem An Elegy Retaining Country Churchyard। इस प्रकार से जो दूसरा पैसेज है उसमें कवि जो है मतलब वहाँ का माहौल जहाँ पर कवि है वहाँ के शांति वाले वातावरण का वर्णन करता है, और ये कहता है कि उस वर्णन में, उस शांति वाले माहौल में केवल और केवल दो प्रकार से, एक गुबड़ैल नाम का कीट पतंगा और पशुओं के गले में बधी हुई घंटियों की आवाज़ थोड़ा सा केवल डिस्टर्ब कर रही है, और बाकी वहाँ का जो माहौल है वो एकदम पूर्ण रूप से शांति वाला माहौल है। सो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्टेप अबाउट द थर्ड पैसेज। सो देखते रहिए आप लोग। मैं तीसरे स्टेंजा का वर्णन करने जा रहा हूँ। इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, इस कविता के तीसरे स्टेंजा में कवि ने अभी, जबकि आपसे अभिवर्णन हुआ है दूसरे स्टेंजा का, कि कवि जहाँ पर बैठा हुआ है, द पोएट इज सिटिंग देयर, द एटमॉस्फियर इज ओनली इन डीप साइलेंस। जो वातावरण है वो पूर्ण रूप से या गहरी शांति का वातावरण है। केवल और केवल दो प्रकार के ध्वनियाँ जो है उस माहौल को वहाँ पर मतलब प्रतिध्वनि कर रही हैं, मतलब उस माहौल में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। तो उसका वर्णन करते हुए कवि यहाँ तीसरे स्टेंजा में भी वही बातें कहता है। अब यहाँ पर उस वातावरण को, उसमें प्रतिध्वनि उत्पन्न करने वाले, उसमें बाधा उत्पन्न करने वाले दूसरे लोग हैं। वहाँ पर तो उसने, कवि ने बताया दूसरे स्टेंजा में कि केवल और केवल जो गुबड़ैला नाम का कीट पतंगा है वो भिनभिना रहा है, थोड़े से प्रकाश कहीं
जहाँ प्रकाश है वहाँ पर चारों तरफ चक्कर काटते हुए भिनभिना रहा है। एक तो वह डिस्टर्ब कर रहा है उस माहौल में, डीप साइलेंस वाले माहौल में वह बाधा उत्पन्न कर रहा है। दूसरा क्या है कि पशुओं के गले की घंटी की दूर से आने वाले आवाज़ उस वातावरण को थोड़ा सा काट रही हैं, उस वातावरण को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं। इस प्रकार से, लेकिन इन दोनों के लिए उसने थोड़ा सा तर्क दिया कि ये जो आवाज़ें, प्रतिध्वनि जो उत्पन्न कर रही हैं, जो बाधा उत्पन्न कर रही हैं, इसमें कवि को जो है थोड़ा सा बहुत अच्छे ढंग से मतलब कि सुकून एवं निद्रा का आभास हो रहा है। मतलब देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस विच इज़ कंप्लेंट बाय द पोएट, मतलब कि जिसकी शिकायत कवि ने कहा है कि जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके मुझसे कोई बहुत शिकायत नहीं है। अब दूसरे स्टेंजा में मतलब गुबड़ैला वो मतलब नाम का एक कीट पतंगा है जो उस ध्वन वातावरण को डिस्टर्ब कर रहा है, और पशुओं के गले की घंटी की आवाज़। अब यहाँ तीसरे मतलब जो तीसरा स्टेज है, तीसरा जो स्टेप है कविता में, वो कहा जा रहा है स्टेप दैट फ्रॉम सोलिटरी रेन। मतलब ये कविता का थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर मैंने शॉर्ट व्यू में लिखा है, आप इसको बुक से, टेक्स्ट बुक से जो है देख लीजिएगा। उसमें है स्टेप दैट फ्रॉम वंडर ईवी मेटल टावर। मतलब यहाँ कहा जाता है कि एक उल्लू की आवाज़ जो है उस मतलब कि डीप साइलेंस एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर रही है। वो उल्लू की आवाज़ क्या डिस्टर्ब कर रही है, इसको कवि बताता है कि मतलब दो डिस्टर्बेंस था। पहला जो डिस्टर्बेंस था वो क्या था, बीटल का, मतलब कि ये जो बीटल है कीट पतंगा, और दूसरा क्या है, साउंड ऑफ द नेक्स ऑफ कैटिल्स, मतलब ये पशुओं के गले की घंटी की आवाज़। अब तीसरा जो मतलब डिस्टर्बेंस है वो क्या है, अब ये बता रहा है कवि, द पोएट मीन्स टू से दैट इन द फर्स्ट व्यू अकॉर्डिंग टू द पोएट द डीप साइलेंस प्रिवेलिंग इन द इवनिंग इज ब्रोकन बाय ड्रॉविंग बीटल एंड द ड्राउसी टिंकलिंग कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट फोल्ड। मतलब यही कि जो दूर से आने वाली आवाज़ है, पशुओं के गले की घंटी में, पशुओं के गले की घंटी की आवाज़ जो दूर से आ रही है, और ड्रॉविंग बीटल मतलब कि ये चक्कर लगा रहा है जो गुबड़ैला है, दो प्रकार की। मतलब देयर इज टू डिस्टर्बेंस, देयर इज टू थॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। पहला जो थॉट है डिस्टर्बेंस का वो कीट पतंगे द्वारा, और मतलब पहला जो है कीट पतंग गुबड़ैला नामक कीट पतंगे से हो रहा है, और दूसरा पशुओं के गले की। अब तीसरी बात करता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मतलब ये कह रहा है ब्रीथलेस इवनिंग इज फर्दर डिस्टर्ब, मतलब कि अब वो शाम का जो प्रहर था, शाम की जो बेला है, अब वो एक और प्रकार से जो है उसमें डिस्टर्बेंस, उस ध्वनियों में प्रतिध्वनियाँ उत्पन्न हो रही है बाय द हूटिंग ऑफ एन आउल। क्योंकि अब यहाँ पर एक जो उल्लू है वो मतलब वो आरोप लगा, मतलब वो थोड़ा सा हूटिंग कर रहा है, मतलब वो आरोप लगा रहा है। वो आरोप क्या लगा रहा है, हूटिंग का मतलब यहाँ आरोप हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है, किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है। उसका क्या आरोप है, वो क्यों जो है डिस्टर्ब कर रहा है। द आउल इज सिटिंग इन हिज रिटायरिंग नेस्ट। अब है क्या कि एक जो बुर्ज है, बुर्ज का मतलब होता है कि वो टावर है। मोपिंग आउल डज द मून कंप्लेन ए सच वॉन्डरिंग नियर द सेक्रेट वावर मोलेस्ट हर एंशिएंट सोलिटरी रेन। ये कह रहे हैं कि ये मैटन टावर है, मतलब मैटन टावर का मतलब एक जो बुर्ज था वहाँ पर, जो मतलब गिरजाघर का जो बुर्ज है, बुर्ज का मतलब होता है जैसे गिरजाघर का जो टावर है उसके इर्द गिर्द, मतलब कि वो जैसे टावर है, मान लीजिए कोई ये टावर है मान लीजिए, ठीक। अब ये टावर के इर्द गिर्द यहाँ पर जो है ना उल्लू ने जो है जहाँ पर कीट मतलब कि लताओं से जो है एक घोंसला बना हुआ है जिसमें उल्लू बैठा हुआ है। मतलब टावर के अंतिम छोर में एक घोंसला बना है जहाँ पर उल्लू बैठा है। और उल्लू क्यों जो है डिस्टर्ब कर रहा है, कवि जो है देखिए कितनी बारीकी से जो है यहाँ पर उल्लू द्वारा माहौल को डिस्टर्ब होने की बात बताई जाती है। वहाँ पर वो देखता है कि जो चंद्रमा है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उपमा दी गई है, मतलब कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो उस नेस्ट मतलब उस घोंसले में जहाँ पर उल्लू रहता है,
उल्लू का ये कहना है कि हम इसलिए डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं। कवि यहाँ पर देखिए बड़े बारीकी ढंग से जो है वर्णन कर रहा है। बिल्ट इन द हेलो ऑफ टावर कवर्ड विथ क्रीपर, लताओं से मतलब लताओं से बनी हुई उस हेलो मतलब वह स्थान टावर जहाँ पर वो घोंसला बना है, वहाँ पर लताओं से वो घोंसला बना है जिसमें उल्लू बैठा है। ही इज हूटिंग इन ऑर्डर टू रजिस्टर हिज कंप्लेन, मतलब वो अपने शिकायत को क्या करता है, दर्ज करा रहा है, अपनी शिकायत को बता रहा है। उसमें क्या शिकायत है? अगेंस्ट द मून, मतलब वो चंद्रमा के शिकायत, चंद्रमा के खिलाफ, चंद्रमा के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज कर रहा है, चंद्रमा के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करा रहा है कि ये चंद्रमा जो है अनायास बिना कारण के हमारे बुर्ज की मतलब हमारे घोंसले की तरफ बिना मतलब के चला आ रहा है। Which is moving near his nest and disturbing his solitary kingdom, और वो कहता है कि हमारा ये जो शांतिपूर्वक, जहाँ पर शांतिपूर्वक जो हमारा शांति वाले माहौल में जो हमारा साम्राज्य बना हुआ है, उस साम्राज्य में वो जो है उल्लू ये कह रहा है कि चंद्रमा जो है बहुत मतलब चंद्रमा का प्रकाश पूर्ण रूप से है और चंद्रमा उसके घोंसले की तरफ बढ़ा आ रहा है, इसलिए उल्लू जो है चंद्रमा की शिकायत कर रहा है कि हमारे साम्राज्य में, हमारे जो एकांत वाला हमारा जो साम्राज्य है, सोलाइट्री में होता है एकांत वाला, मतलब एकांतवास वाला जो हमारा साम्राज्य है, उसमें ये जो मूविंग ऑफ द मून मतलब चंद्रमा के आने से जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके कारण, मतलब कवि यहाँ पर ये बताना चाहता है, द पोएट मीन्स टू से दैट द आउल इज ओनली गिविंग his complaint against the moon, while there is deep silence atmosphere where the poet is sitting. There are three kinds of disturbance which are coming towards first the sound of beetle or the humming of the beetle, and the second the sound of the neck of the cattle, and third is the sound of the owl. These three kinds of disturbance at the atmosphere where the poet is sitting near the grave, जहाँ पर कवि बैठा हुआ है कब्रिस्तान के पास, वहाँ पर अब कवि वर्णन कर रहा है कि माहौल पूर्ण रूप से शांति है, मतलब शांति का वातावरण है, लेकिन 3 प्रकार का डिस्टर्बेंस वहाँ पर हो रहा है। तो पहले दूसरे पैसेज में कवि ने बताया कि बीटल्स एंड द साउंड ऑफ द कैटल्स, नेक ऑफ द कैटल्स, एंड थर्ड द आउल, साउंड ऑफ द आउल। इस प्रकार से अब हम जो है तीसरे पैसेज का अर्थ आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है कवि अभी माहौल, जो वहाँ पर माहौल है जहाँ पर कवि है, उस माहौल को जो है वो वर्णन कर रहा है, और आप देखते रहिए। अभी जो है एटमॉस्फेयर ऑफ द पोएम इज बीइंग नरेटेड। तो कहने का तात्पर्य है, डियर स्टूडेंट्स, द पॉइंट्स विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट should be noted by the students। So आपने पहले पैसेज में ये देखा कि जो है कवि जो है अभी मतलब कि किस प्रकार से वार्निंग बेल बज रही है, और मतलब कि संध्या होने के बात को पुष्ट करता है कि शाम कैसे हो रही है, शाम हो गई कि नहीं हो गई है। he gives many kinds of indicating points which are related to being evening, मतलब शाम होने की पुष्टि को करता है। दूसरे पैसेज में वो मतलब वातावरण जहाँ पर कभी बैठा हुआ है वो शांतिपूर्वक, मतलब वो वातावरण शांत है, बिल्कुल शांत है, डीप साइलेंस है, इसकी पुष्टि वो करना चाहता है, इसके बारे में वो बताता है। इन द थर्ड पैसेज, इन द थर्ड व्यू ऑफ द पोएट, इन द थर्ड मतलब ही इज कंप्लेनिंग एंड आउल इज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द मून, मतलब कि एक उल्लू है जो चंद्रमा के खिलाफ क्या कहते हैं शिकायत दर्ज करता है, इसलिए उसमें आवाज़ आ रही है, मतलब द थर्ड डिस्टर्बेंस इज द साउंड ऑफ एन आउल। सो आई हैव फिनिश्ड द फुल मीनिंग ऑफ द पैसेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो आई हैव टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ पैसेज ऑफ दिस पोएम। सो आई मीन टू से दैट दिस पैसेज हैज बीन finished with the simple meaning of the words of the sentence। So अब हम जो है चौथे पैसेज का वर्णन करने जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। चौथे पैसेज के बारे में, चौथे पैसेज में कवि क्या बताता है, माहौल की बात करता है कि शाम की बात करता है,
अभी कविता की शुरुआत हो रही है, आप देखते रहिए। इन द फोर्थ स्टेंजा ऑफ दिस पोयम, कवि अब यहाँ पर जो है, अभी तो पहले दूसरे तीसरे पैसेज में कवि ने कविता का जो माहौल है, कविता कैसे शुरू होती है, वहाँ से प्रारंभ किया। अब तीसरे पैसेज में कवि ने बताया कि जहाँ पर कवि बैठा हुआ है वहाँ पर किस वातावरण के कारण, मतलब कौन सी ऐसी ध्वनि है, कौन सी ऐसी आवाज़ हैं जो कवि के कानों तक पहुँच करके उस माहौल को डिस्टर्ब कर रही हैं। अभी तो मतलब कवि को किन चीज़ों से डिस्टर्बेंस हो रहा है उसका वर्णन हुआ है, वो वर्णन किया गया है। अब चौथे स्टेंजा में कवि जो है, जो उन गांव के कब्रिस्तान, मतलब कि छोटे छोटे कब्रों में जो लोग दफनाए गए हैं, उनके ऊपर विचार करते हुए उनकी दशा को स्पष्ट करता है। तो आइए हम देखते हैं कि चौथा स्टेंजा, जो कविता का चौथा स्टेंजा है, उसमें कवि जो है क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Beneath those rugged elms that you trees said, there hid the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell for ever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. The poet means to say that, आप थोड़ा सा पहले हिंदी में सुन लीजिए, इसके बाद मैं अंग्रेजी में बता रहा हूँ। जैसा कि अभी दूसरी और तीसरी जो पैसेज, मतलब कि कविता का जो पैसेज था, मतलब पद्यांश जो था, उसमें ये बातें बताई गई। माहौल, which is being disturbedness to the poet, कवि यहाँ पर कहता है, अब मतलब उनके हालात की बात करता है, जो गांव के कब्रिस्तानों में जो लोग दफनाए गए हैं, जो ग्रामीण दफनाए गए हैं, जो गांव के रहने वाले लोग दफनाए गए हैं, उनके बारे में वो चर्चा कर रहा है। क्या चर्चा कर रहा है, थोड़ा सा देखिए। बीनीथ दोज रज्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज सेड, मतलब ये कहता है कि वे लोग, मतलब उस गांव के निर्धन ग्रामवासी, जो इन छोटी छोटी कब्रों में, जिनकी स्थितियां क्या है कि सदाबहार और चिरबिल नामक वृक्ष के नीचे, मतलब कि उनके छाया के नीचे, अर्थात उनके नीचे जो कब्रें मरी हैं, जो कब्रें नष्ट हो गई हैं, जो कब्रें ऊबड़ खाबड़ हो गई हैं, उसमें उस देवदार वृक्ष के नीचे, उस सदाबहार वृक्ष के नीचे वे गांव के लोग हमेशा हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए हैं। मतलब कहता है, इवन इज नैरो सेल्फ फॉर एवर लेट फेयर हीव्स द टर्फ, मतलब कि वे पुरानी जो कब्रें हैं वो मतलब हेव्स द टर्फ, मतलब वो थोड़ा सा नष्ट हो गई हैं और वो थोड़ा सा जो है खराब हो गई हैं, गिर गई हैं, ऊबड़ खाबड़ हो गई हैं। जिस कब्र के इर्द गिर्द या कब्रों पर घासें उगाई हैं, ऐसी कब्रों में, ऐसी कब्र की दशा वाले कब्रों में गांव के गरीब लोग, गांव के ग्रामीण लोग, माने ग्रामीण लोग हमेशा हमेशा के लिए दफनाए गए हैं। और वे क्या होंगे, द रूड फोर फादर, वे असभ्य पूर्वज, मतलब असभ्य पूर्वज का मतलब द पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड, हु आर नॉट लर्न, मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जो शिक्षित नहीं हैं, वे हमेशा हमेशा के लिए द हैमलेट, मतलब कि छोटे से गांव के उस कब्रिस्तान में, हैमलेट में छोटा सा गांव नगरपुरवा होता है, तो छोटे से गांव में हमेशा हमेशा के लिए उस कब्र में सो गए हैं। वे कभी भी अब वापस नहीं आएंगे, कभी भी जगेंगे नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य, अब यहाँ पर जो कवि है, गांव के कब्रिस्तान में मतलब जो ग्रामीण लोग दफनाए गए हैं, उनकी दशा पर जो है वो उनकी दशा का वर्णन करता है, उनकी दशा पर वो जो है टिप्पणी कर रहा है, उनकी दशा पर जो है वो नोट्स लिख रहा है, टिप्पणी लिख रहा है। तो आप देखिए थोड़ा सा, द पोएट इज हिंटिंग एट द एक्सेप्ट लोकेशन ऑफ द ग्रेव, मतलब यहाँ पर कवि, अब देखिए यहाँ पर जो पंक्तियाँ लिखी हैं उसकी जो मीनिंग लिखी है, अब आप तो अभी कविता की जो लाइन मैंने पढ़ा उसको आपने देखा, उसका क्या मतलब होता है। अब आप पंक्तिवार जो है पंक्तिबद्ध होकर के
जो पंक्तिबद्ध की गई हैं कविता की अर्थ भावार्थ उसको आप देखिए। द पोएट मीन्स टू से दैट द पोएट इज हिंटिंग एट द एग्जैक्ट लोकेशन। अब कवि जो है एग्जैक्ट लोकेशन का मतलब कि जो कब्रिस्तान वहाँ पर बना हुआ है वो कवि जो है उसकी तरफ संकेत कर रहा है। अभी तो वहाँ पर जो बैठा था तो वो क्या कहते हैं उस माहौल में बताया कि वो माहौल बहुत शांति है, शांति वाला माहौल है, वहाँ पर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है। 3 प्रकार का डिस्टर्बेंस कवि ने बताया। अब डिस्टर्बेंस का वर्णन करने के बाद मतलब कि बाधा उत्पन्न अवरोध उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का वर्णन करने के पश्चात अब कवि जो है उन कब्रिस्तान में दफनाए गए लोगों का वर्णन कर रहा है कि कब्रिस्तान में कौन कौन लोग दफनाए गए हैं, उनकी क्या स्थिति है, कब्र की क्या स्थिति है, लोगों की क्या स्थिति है। अब देखिए, द पोएट इज हिंटिंग एट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ग्रेव। कब्र के एग्जैक्ट मतलब एकदम सही लोकेशन माने उस क्षेत्र का वर्णन कर रहा है, उस क्षेत्र को संकेत कर रहा है जहाँ पर गांव के कब्रिस्तान के लोग दफनाए गए हैं। वेयर द पुअर विलेजर्स हैव बीन लेड टू इटर्नल रेस्ट। जहाँ पर जिस कब्रों में गांव के लोग मतलब गरीब लोग जो गांव के गरीब लोग थे वे हमेशा मतलब चिर निद्रा में सो गए हैं, मतलब चिर निद्रा में हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर सो गए हैं, उसका वर्णन कवि कर रहा है। द ग्रेव्स ऑफ द पुअर विलेजर्स आर लाइंग अंडर द एल्म्स स्टैंडिंग नियर यू ट्रीज। मतलब ये कह रहा है कि वो जो ग्रामीण लोग थे जो कब्र में दफनाए गए लोग हैं, लाइंग अंडर द एल्म्स ट्रीज मतलब एक सदाबहार नाम के वृक्ष, बरगद का वृक्ष, सदाबहार का देवदार, मतलब ये कह रहे हैं कि अंडर लाइंग द एल्म्स स्टैंडिंग मतलब वहाँ पर जो वृक्ष है वो मतलब एल्म्स मतलब चिरबैल नाम का वृक्ष है, उसके नीचे नियर द यू ट्रीज मतलब कि यू मतलब बरगद का एक बड़ा सा वृक्ष मतलब कि सदाबहार और चिरबैल के वृक्ष के नीचे वो जो कब्रिस्तान में कब्र बनी हुई है उसमें जो लोग दफनाए गए हैं वो हमेशा हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए हैं। द ग्रेव्स रेस्ट आर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। द ग्रॉथ रूट्स आर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ओवर मेनी डिकेइंग ग्रेव। मतलब वो जो कब्रें हैं जो नष्टप्रद हो गई हैं उन कब्रों पर घास के उगने की प्रक्रिया जो है हमेशा अनवरत चल रही है, मतलब सदा हमेशा हमेशा ये कब्रें जो है नष्ट होती चली जा रही हैं। वो कब्रें कहाँ पर हैं? सदाबहार और चिरबिल नामक वृक्ष के नीचे जो कब्रें हैं वो हमेशा नष्ट होती जा रही हैं, उन कब्रों पर जो है घास उगती जा रही है। और क्या हो रहा है? द पुअर एंड द अनएजुकेटेड विलेजर्स मतलब गरीब और असभ्य ग्रामीण जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वे क्या हो रहे हैं? द पुअर एंड अनएजुकेटेड विलेजर्स हु वेयर लेड टू नेवर एंडिंग स्लीप। वे अपनी इस गहरी निद्रा में, इतनी गहरी निद्रा में सो रहे हैं कि वे क्या होंगे? वे कभी भी अब जगेंगे नहीं। आर लाइंग ब्यूरिड इन द नैरो ग्रेव। ये छोटे छोटे कब्रों में जो दफना दिए गए हैं वे हमेशा हमेशा के लिए वहाँ उसमें सो गए हैं। गांव के असभ्य और गरीब लोग जो हमेशा हमेशा के लिए उस छोटी सी कब्रों में सो गए हैं वे अब कभी जगेंगे नहीं। अभी कवि जो है उनकी दशा का वर्णन कर रहा है। गांव के ग्रामीण लोग जो उसमें दफनाए गए हैं उन कब्रों की दशा और ग्रामीणों की दशा का चर्चा आप चौथे पैसेज में स्टेंजा में आप देख रहे हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि उस कब्र में जो लोग दफनाए गए हैं वे कभी भी अब वापस नहीं आएंगे, कभी भी अब बाहर नहीं आएंगे। अर्थात इस संदर्भ में कवि जो है चौथे स्टेंजा में कविता का जो मतलब विषय क्षेत्र है उसके अंतर्गत वह कवि जो है मतलब कि ग्रामीण लोगों की दशा, कब्रों की दशा का वर्णन करते हुए अब हम इस प्रकार से 5वें स्टेंजा में पहुंचते हैं। देखिए इसमें क्या वर्णन किया गया है कवि द्वारा। इन द 5th स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, जैसा कि आपने देखा कि चौथे स्टेंजा में जो कवि है वो कब्रों की दशा, उसमें दफनाए गए लोगों की दशा का वर्णन कर रहा है और ये बता रहा है कि ये किस प्रकार के लोग थे। पढ़े लिखे लोग हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, धनी लोग हैं, संपन्न लोग हैं कि गरीब लोग हैं, ऐसी दशा का वो वर्णन कर रहा है। अब इस प्रकार से हम पहुंचते हैं 5वें स्टेंजा में। अब देखिए 5वें स्टेंजा में कवि क्या बता रहा है, किस मतलब कि
दशा का वर्णन कर रहा है, कविता के किस बिंदु पर, किस छोर पर पहुंचता है, थोड़ा सा आइए हम देखते हैं। तो जैसा कि आप इस चौथे स्टेंजा का जो अर्थ है उसको आप समझ गए होंगे, और द मीनिंग ऑफ द फोर्थ स्टेंजा इज वेरी सिंपल। इन दिस स्टेंजा द incidents are the conditions of the villagers, and the conditions of the graves are conditions of the graves and conditions of the villagers have described, have narrated in fourth stanza of this poem, and the poor condition which is appearing there, it was described by the poet, describing and the finishing. After finishing the fourth stanza of this poem, the poet reaches the fifth stanza of this poem. What is the condition of the fifth stanza of this poem? So by reading the passage of this stanza, passage of this poem, it will be appear, मतलब कि ये स्पष्ट हो जाएगा। आप देखिए, the breezy call of incense breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cook's shrill clarion on the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed। अब देखिए, कवि यहाँ पर जो है थॉमस ग्रे जो है पांचवें स्टेंजा में अब उन लोगों के ऊपर जो लोग दफनाए गए हैं उनकी दशा को स्पष्ट करते हुए अब उन पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, किन किन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है, कैसी कंडीशन उनकी है, मतलब उनको, मतलब कि किन चीज़ों को से वो प्रभावित हो सकते हैं, किन चीज़ों से प्रभावित नहीं हो सकते हैं, ऐसी चीज़ों का वर्णन कर रहा है। मतलब ऐसी इस दशा में जो है, कविता की इस दशा में वो पहुंचा है, इस बिंदु को पहुंचा है। तो आइए हम देखते हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्निंग। अब यहाँ पर कवि जो बता रहा है वो कह रहा है कि गांव के असभ्य पूर्वज, मतलब कि ग्रामीण लोग, विलेजर्स मीन्स ग्रामीण, मतलब वही असभ्य, छोटी कब्रों में आराम कर रहे हैं। मतलब ये लोग क्या हैं, अब देखिए उसकी भूमिका इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसकी भूमिका को, बैकग्राउंड को बता रहा है। क्या बैकग्राउंड को, कि ये लोग छोटी कब्रों में, कौन, ग्रामीण लोग छोटी कब्रों में आराम कर रहे हैं, वे चिर निद्रा में सो गए हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ें प्रभावित करने वाली नहीं है, उन्हीं को बता रहा है। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैसेज ऑफ फिफ्थ पैसेज ऑफ दिस पोएम। मतलब ये कह रहे हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, जो पुअर लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, र्यूड विलेजर्स हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए सो रहे हैं उन कब्रों में, मतलब उस शीतल निद्रा में, मतलब कि ऐसी निद्रा उनको आ रही है जो बहुत उनको शीतलता पहुंचा रही है। ऐसी दशा में वे सो रहे हैं। सोते हुए लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या नहीं, वो बता रहा है। द ब्रीजी कॉल इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, मतलब कि ये कह रहे हैं कि सुबह की हवा, मतलब यहाँ आप देखिए द ब्रीजी मतलब कि सुबह की हवा जो बहुत अच्छे ढंग से, मतलब जिसमें सुगंध होती है, जो बहुत अच्छी हवा होती है, मतलब ये कहने का मतलब यह है कि सुबह की चलने वाली सुगंधित हवा, इट कैन नॉट इफेक्ट देम, मतलब इट कैन नॉट इफेक्ट हिम who is sleeping forever in the grave, in the narrow cell, मतलब छोटी सी कब्रों में वे लोग जो सो रहे हैं, उनके ऊपर सुबह की सुगंधित हवा किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाएगी, अर्थात उनके ऊपर इस सुगंधित हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट मीन्स दैट, जैसा कि आपने सुना कि द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, मतलब सुबह की सुगंधित हवा, सुगंधित का मतलब जो सुरीली हवा है, बहुत ठंडी हवा है, उसका भी इन लोगों के ऊपर किसी प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इट कैन नॉट इफेक्ट देम, इट कैन नॉट इफेक्ट द पीपल हु आर स्लीपिंग इन द नैरो सेल, दे आर स्लीपिंग फॉर एवर, दे वुड नॉट राइज अगेन इन देयर लाइफ, मतलब वो अपने जीवन में कभी नहीं उठेंगे। वाई दे हैव बीन नो मोर इन दिस वर्ल्ड, मतलब वो संसार में नहीं रह गए हैं। और क्या होगा, द स्वेलो टिटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट सेट, ये कह रहे हैं, इनका तात्पर्य है, कहने का मतलब है
कि द पोएट पॉइंट्स विथ आउट विथ अटमोस्ट सैडनेस दैट द rude forefathers ऑफ विलेजर्स लेड टू रेस्ट इन देयर नैरो सेल्स। कहने का तात्पर्य है कि कवि जो है अब यहाँ पर थोड़ी सी दुख की गहराइयों को व्यक्त करता है, मतलब दुख यहाँ पर ज़्यादा दुख की भावनाओं को व्यक्त करता है, वो ज़्यादा गहरा दुख व्यक्त कर रहा है। क्या? द rude forefathers, वो असभ्य ग्रामीण, असभ्य पूर्वज, असभ्य गांव के लोग, लेड टू रेस्ट इन देयर नैरो सेल्स, वो मतलब कि वो रेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो सो गए हैं, आराम करने के लिए पड़े हुए हैं। कहाँ? छोटी सी कब्रों में। नैरो सेल्स मीन्स छोटी सी कब्रों में। वो क्या करेंगे? इट कैन नॉट इफेक्ट देम, इनको ये प्रभावित नहीं कर पाएगी। क्यों? द विलेजर्स लाइंग इन द ग्रेव विल नेवर राइज अप, मतलब वो ग्रामीण ये लोग, मतलब वो असभ्य लोग, अनपढ़ गवार लोग जो उस कब्र में दफनाए गए हैं, वे अब कभी भी नहीं उठ पाएंगे। मतलब उनके ऊपर किसका किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? इनका। द swallow टिटरिंग फ्रॉम द straw will said, मतलब कि वे मतलब वो मतलब चिड़िया, एक प्रकार की चिड़िया, swallow टिटरिंग मतलब चिड़िया के चहचहाहट की आवाज़, straw will said मतलब जो अपने घोंसले में बैठी हुई है, अपने घोंसले से जो चहचहा रही है, मतलब उन चिड़ियों का जो अपने घोंसले से चहचहा रही हैं, उनकी आवाज़ का इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और क्या? हंटर्स को क्रोइंग ऑफ ए कॉक, और ये क्या कहते हैं? मतलब मुर्गे का जो मुर्गे की भाषा होती है, मुर्गे की बोलने की जो आवाज़ होती है, मतलब तीखी, मुर्गे की तीखी बाग देने वाली आवाज़ का भी इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मतलब द पोएट मीन्स टू से दैट एनी काइंड ऑफ साउंड्स, एनी काइंड ऑफ कर्जिंग ऑफ द बर्ड, एनी काइंड ऑफ क्रॉइंग ऑफ ए कॉक, मतलब मुर्गे की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाहट और सुबह की सुगंधित आवाज़, इट कैन नॉट बी अफेक्ट, इट कैन नॉट अफेक्ट देम, मतलब ये किसी प्रकार से इनको प्रभावित नहीं कर सकते। और क्या? अवाबील, मतलब यहाँ पर swallow टिटरिंग का मतलब एक अवाबील नाम की पक्षी है, उसके बारे में बता रहा है कभी। और क्या है? द हंटर हार्न फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल में शिकार करने वाला जो शिकारी है, जो जीतता है, उसकी भी आवाज़, वो भी, क्योंकि वो एक प्रकार से विजेता है, लेकिन उसकी भी आवाज़ इनके ऊपर पड़ने वाली नहीं है। नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम द लाउडली बेड, मतलब ये कह रहे हैं कि वो इतने आराम से अपनी कब्रों में सो रहे हैं, मतलब उस कब्रों में जहाँ पर वे सो रहे हैं उनको इतना आराम है कि उन कब्रों से वो कभी भी वापस या उठने वाले नहीं हैं। इस प्रकार की आवाज़ें, इस प्रकार की क्रोइंग ऑफ कॉक, हंटरिंग हॉर्न फ्रॉम द फॉरेस्ट विल नॉट बी एबल, मतलब ये सब सारे आवाज़ें उनको उठाने में, उनको जगाने में योग्य साबित नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है द पोएट मीन्स टू से दैट द ब्रीजी, मतलब कि द सेंटेड एयर ऑफ द मॉर्निंग आर सेंटेड ब्लोइंग ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द मॉर्निंग, अर्थात सुबह की सुगंधित चलने वाली हवाएं, अबाबील नाम के वृक्ष के मतलब चहचहाहट की आवाज़, शिकारियों की आवाज़ और मुर्गे की बागने की आवाज़, ये सब किसी प्रकार से ये सब आवाज़ें, ये सब सुगंधित हवाएं, ये किसी प्रकार से इन क्या कहते हैं कि ग्रामीण लोग मतलब अशिक्षित और गंवार थे, वे जो छोटे छोटे कब्रों में हमेशा के लिए सो रहे हैं, दफनाए गए हैं, ऐसे लगता है जैसे वे सो रहे हैं। दे हैव नो एनी डाउट, मतलब उनके पास दे हैव नो एनी वरी, उनके पास कोई चिंता नहीं है, उनके पास कोई शंका नहीं है। सो दे आर स्लीपिंग साउंडली इन देयर ग्रेव्स फॉर एवर। सो दे आर आल्सो द rude villagers, they are also uneducated villagers, they are also unfortunate villagers, दुर्भाग्यशाली लोग, अभागे लोग, जो लोग उस कब्रों में सो रहे हैं जहाँ पर कवि है। अर्थात कहने का तात्पर्य आपने ये देखा, चौथे और पाँचवें स्टेंजा में कवि जो है ग्रामीणों की, मतलब ग्रामीण लोग जो उसमें दफनाए गए हैं, जिस कब्र में दफनाए गए हैं, उनकी दशा का वह वर्णन कर रहा है। इस प्रकार से कविता का चौथा और पांचवा जो स्टेंजा है वो इट इज फुल ऑफ कंडीशन ऑफ द विलेजर्स, इट इज फुल ऑफ कंडीशन ऑफ द ग्रेव्स वेयर द विलेजर्स आर लाइंग ब्यूरिड फॉर एवर इन देयर नैरो सेल्स, मतलब उस छोटी छोटी कब्रों में जो हमेशा के लिए उसमें दफनाए गए हैं, उनका वर्णन करता है। इस प्रकार से आई हैव कंप्लीटेड
The fifth stanza of this poem, which is full of the narrating points of the villagers, which cannot, the sound which cannot affect them, मतलब ये आवाज़ें उनके ऊपर किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकती हैं. So thanks very much. I will discuss in the next passage of the poem, the sixth passage of the poem. आप लोग देखते रहिए, मैं आपको इसके बाद छठवें पैसेज के बारे में आपको बताता हूँ. इन द सिक्स्थ स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, अब देखिए कवि ने जो है चौथे और पाँचवें स्टेंजा में जो है गांव के मतलब ग्रामीण लोगों की दशा, कब्रों की दशा का वर्णन करते हुए अब इनके साथ होने वाले व्यवहारों, इनके साथ होने वाली वेदनाओं इत्यादि का वर्णन स्टेंजा 6 में वो कर रहा है. आप देखिए, मैं एक एक लाइन को, पंक्ति को पढ़ रहा हूँ. For them no more the pledging hearth shall burn, or busy housewife fly her evening care. No children run to lisp their sire's return, or climb his knees the envy his to share. यहाँ पर द envy his to share मतलब अपने भाई बहनों के साथ, मतलब यहाँ कवि जो है थोड़ा सा भाव है, कवि बताना चाहता है, कहना चाहता है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा. अब ये कहता है, अब थोड़ा सा कविता ऐसी है कि उसके पीछे से थोड़ा सा पीछे वाले पंक्तियों को हमको दोहराना पड़ता है. आप भी थोड़ा सा जानिए, तभी जो है मतलब उसका अर्थ तभी समझ में आएगा. अब कवि इसमें 5वें स्टेंजा में जैसा कि उसने बताया कि वे जो गांव के लोग हैं जो हमेशा हमेशा के लिए मतलब जो अपने छोटे से मतलब अपनी कब्रों में जो दफना दिए गए हैं, उनके रीड फोर फादर्स मतलब उनके जो पूर्वज हैं वो कब्रों में जो दफना दिए गए हैं, वो कभी भी जो कब्रें नष्ट हो रही हैं, नष्टप्रद हो गई हैं, वे कभी भी उस कब्रों से नहीं उठेंगे, वे अपनी चिर निद्रा में सो रहे हैं. तो अब इसके बाद जो कवि है वो क्या बता रहा है, थोड़ा सा पर ध्यान दीजिएगा. द पोएट एक्सप्रेसेस हिज हार्ट फेल्ट सिंपैथी, मतलब जो कवि है वो इस कब्रों में दफन किए गए लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कह रहा है. मतलब कब्रों में दफन किए गए वो पूर्वज जो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, उनको उनकी दशा पर वर्णन करते हुए सहानुभूति प्रकट कर रहा है. क्या कह रहा है कि वे लोग जो अपने बिस्तर में सो रहे हैं, द पीपल हु आर स्लीपिंग इन देयर बेड्स, मतलब वो अपने कब्रों में अपने बिस्तरों में सो रहे हैं, मतलब वो जो सो रहे हैं वे अब कभी नहीं उठेंगे, और नहीं उठेंगे तो दशा क्या होगी, वो उनके आने पर होता क्या था. अब यहाँ पर कहने का मतलब है दे विल नॉट राइज अप फ्रॉम देयर लवली बेड, देयर हर्थ विल नॉट बी लीट. अब मतलब कि बताया जा रहा है कि उनके लिए अब कभी चूल्हा भी नहीं जलाया जाएगा, वो आग को सेंकेंगे नहीं, आग को तापेंगे नहीं. कहने का मतलब कि उनके लिए जो उनकी पत्नियां हैं, जो उनके घर में पत्नियां रहती थी, वे लोग जो काम करती थी, अब वो उनके लिए कोई काम नहीं करेंगी, उनके लिए कोई अंगीठी नहीं जलाएंगी, उनके लिए कोई चूल्हा नहीं जलाएंगे. यहाँ चूल्हे जलाने का मतलब होगा दे विल नॉट राइज अप फ्रॉम देयर लवलीहुड, द हर्थ विल नॉट बी लीट for them, nor will a housewife attend to her household work in the evenings. मतलब शाम के प्रहर में जब ये ग्रामीण अपने घर लौटते थे, कहने का तात्पर्य यहाँ पर भाव है, कभी कहना चाहता है द पोएट मीन्स टू से दैट when the four fathers returned from the forest, from the grassy land with their cattle, the hearth will be lit by their wives. तो जब वे लोग घर पर आते थे तो उनकी पत्नियां उनके लिए चूल्हा जलाती थी. चूल्हा जलाने का दो तात्पर्य होता है, एक तो चूल्हा जलाने का तात्पर्य होता है भोजन पकाने से मतलब है, और दूसरा चूल्हा जलाने से मतलब है कि वो आग को तापने से, आग को सेंकने से मतलब है. तो अब इनकी पत्नियों के बारे में कहा जा रहा है नॉट चिल्ड्रन, मतलब द बिजी हाउस वाइफ फ्लाई हर इवनिंग केयर. अब वो जो शाम को आने पर, उनके आने पर जो चूल्हे जलते थे, वो चूल्हे अब कभी किसी प्रकार से नहीं जलेंगे. नो चिल्ड्रेन रन टू लिस्ट देयर
सायर्स रिटर्न मतलब उनके जो बच्चे होते थे पिता के लौटने पर, मतलब ग्रामीण लोगों के लौटने पर उनके जो बच्चे होते थे, उनके बच्चे वो उछल कूद करके उनके ऊपर चढ़ जाते थे, मतलब आलिंगन हेतु, मतलब चुंबन कराने हेतु वे क्या करते थे, लिस्ट चिल्ड्रेन रन टू लिस्ट, मतलब कि मेरा चुंबन पहले लो, मुझे पहले आलिंगन करो। इस प्रकार से अपने पिता के वापस आने पर उनके बच्चे जो दौड़ते थे, दौड़ के उनके पास पहुंचते थे, वे कभी भी अब दौड़ेंगे नहीं, कभी भी वो नहीं चुंबन करेंगे। आर क्लाइंब हिज नीज द इनवीड हिज केस टू शेयर, मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि नाउ नो चाइल्ड विल रश टू टॉक टू हिज फादर इन जेलसी ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टम, मतलब जो आपस में उनके भाई बहन जो होते थे, वे आपस में उनके अंदर ईर्ष्या पैदा हो, इस प्रकार से वो अपने पिता से पहले मिलना चाहते थे। मतलब दोनों में प्रतिस्पर्धा होती थी, उनके पुत्रों मतलब सिस्टर्स और ब्रदर्स, मतलब भाई और बहनों में स्पर्धा के साथ अपने चुंबन में स्पर्धा करते थे, मतलब अपनी तोतली भाषा में, मतलब तुतलाने वाली भाषा में अपने पिता के पास दौड़ करके पहुंचते थे, उनके अंदर वो प्रतिस्पर्धा होती थी कि उनका चुंबन पहले हो, उनका आलिंगन पहले हो। वो मतलब तुतलाने वाली भाषा अब कभी नहीं बोल पाएंगे, अर्थात अपने पिता से वो अब कभी भी मुलाकात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी ये कहता है, द पोएट मीन्स टू से दैट द फोर फादर्स द रूड विलेजर्स हु always come and go on their usual rounds from the grassy lands to home, from grassy land to house, फ्राम हाउस टू ग्रासी लैंड, मतलब चरागाह से होकर अपने घर से होकर के चरा या जंगलों में जो जाते थे काम करने के लिए, अब वो कभी नहीं जाएंगे, अर्थात उनकी पत्नियां उनके आने पर कभी चूल्हा नहीं जलाएंगी। क्योंकि चूल्हा इसलिए जलाया जाता था कि चूल्हा जलने का तात्पर्य होता है कि भोजन पकाने का कार्य प्रारंभ होता था, आग सेकने का कार्य प्रारंभ होता था, मतलब वो आग अब कभी नहीं सेकेंगे। और जो अपने पिता के आने पर जो बच्चों में यह प्रतिस्पर्धा, चुंबन की प्रतिस्पर्धा होती थी, वो भी अब कभी नहीं हो पाएगी। अर्थात क्लाइंब हिज नीज द इनवीड हिज शेयर टू किस टू शेयर, वो मतलब अपने चुंबन का शेयर, अपने चुंबन का प्रतिभाग करने के लिए, अपने चुंबन को हिस्से में देने के लिए, शेयर करने का मतलब फैलाने के लिए जो दौड़ करके अपने पिता के पास पहुंचते थे। इस प्रकार से अब भाई बहन में मतलब कि जो अब भाई बहन में जो इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती थी चुंबन की, वो भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से मतलब कवि ने इस 6वें पैसेज में कवियों के मतलब कि जो ग्रामीण लोग हैं उनकी दशा, उनके आने पर उनके घर की क्या दशा होती थी, उनकी पत्नियां उनके साथ क्या व्यवहार करती थी, उनके बच्चे उनके साथ क्या व्यवहार करते थे, अब ये सारे व्यवहार हमेशा के लिए उनके साथ बंद होने वाला है। So the poet means to say that all these 6 passages which has been completed today, in the last passage, in the 6th passage of this poem, मतलब 6वें पैसेज के, इस कविता के 6वें पैसेज में यहाँ आप इस दशा पर, मतलब कविता के इस दशा पर, इस मोड़ पर आप पहुँचे हैं कि अब जो कवि था, जैसा कि वो कब्रिस्तान पर बैठा हुआ है, वहाँ के माहौल का वर्णन किया है, कब्रिस्तान की दशा क्या हो गई है उसका वर्णन किया है, मतलब दफनाए गए लोगों का वर्णन किया है कि उनकी दशा क्या हो रही है, वो कब्र में दफनाए गए हैं तो हमेशा जगेंगे कि नहीं जगेंगे, हमेशा के लिए सो रहे हैं, वो बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की आवाज़, जैसे सुबह की सुगंधित आवाज़, मुर्गे की आवाज़, शिकारियों की आवाज़ इत्यादि चीज़ें उनको प्रभावित कर पाएंगे कि नहीं, इस प्रकार से वर्णन रहा। 6वें स्टेंजा में आपने ये देखा कि जब वो ग्रामीण लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो कब्रों में दफनाए गए थे, कभी उस दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि अब ये लोग जब घर पर आएंगे, मतलब इन लोगों के लिए जो ये तमाम इंतजाम होते थे, इनके बच्चे दौड़ के आते थे, इनकी पत्नियां अंगीठी जलाती थी, और मतलब कि इनके जो बच्चे होते थे वो दौड़ करके मतलब इनको चुंबन आलिंगन करने की प्रतिस्पर्धा रखते थे। वे इस प्रकार की घटनाएं अब इनके जीवन में कभी नहीं घटेगी, क्योंकि ये हमेशा के लिए अपने कब्रों में सो गए हैं। कब्रों में सोने का मतलब दे हैव नो मोर इन द वर्ल्ड, मतलब संसार में ये लोग नहीं रह गए हैं। दे आर लाइंग ब्यूरिड इन द ग्रेव फॉर एवर, मतलब वो हमेशा के लिए उस कब्रों में दफना दिए गए हैं। सो द 6th पैसेज ऑफ दिस पोएम हैज़ बीन completed. So in the next visit, I will discuss on the 7th passage of this poem. Thank you very much.